वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज की होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। एंटीमोनियम क्रूडम को कॉमनली कहा जाता है सल्फाइड ऑफ एंटीमोनियम और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है SbS3। दोस्तों, इसका जो मेनली स्फेयर ऑफ एक्शन है वो हमारी जो GI ट्रैक है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस पे इफ़ेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसका GIT पे ही इफ़ेक्ट है। इसका इफ़ेक्ट हार्ट पे भी है, रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी है और कुछ हद तक लैरिंग्स, फेरिंग्स और सॉफ्ट पैलेट, ईसोफेगस, इन जगहों पर भी इसका इफ़ेक्ट है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, जो कि हमारा जो ब्रेन स्टेम है वहाँ से कोलोन तक सप्लाई करती है मोटर और सेंसरी ऑर्गन्स को, और इसके इफ़ेक्ट होने की वजह से ही पेशेंट में ऐसी स्थिति आती है। तो इसके कारण पेशेंट में डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, क्योंकि लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब जो पार्ट है ये अफेक्ट होता है। फिर लॉस ऑफ वॉइस, फिर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, क्योंकि GI ट्रैक पूरा अफेक्टेड है। उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स होता है, वोमिटिंग, नोशिया, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ें जो है अफेक्ट होती हैं। पेशेंट में लो ब्लड प्रेशर, स्लो या फास्ट किसी भी तरह का हार्ट रेट पेशेंट में हो सकता है। अचानक ही पेशेंट जो है सोया है, अचानक उसका हार्ट रेट एकदम तेज़ हो गया, तो इस तरह की स्थिति पेशेंट में होती है। प्लस पेशेंट जो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों का शिकार जो है हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति जो है वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से, या उसके जो मतलब मेनली उसकी जो परेशानी होती है, उसके न्यूट्रिशन में कमी, या फिर उसकी इफ़ेक्ट की वजह से ही पूरे बॉडी पे उसका असर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा होता क्यों है ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि होम्योपैथी का मतलब ये नहीं है कि ये पार्ट है, ये ऑर्गन है, ये अफेक्ट हो गया और इसका जो इफ़ेक्ट है वो मतलब केवल मायने रखता है। मेनली कॉज कहाँ से शुरू हुआ, बीमारी कहाँ से शुरू हुई, तो एक्चुअली बीमारी हमेशा माइंड लेवल से ही शुरू होती है। माइंड में जब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पैटर्न में जो है डिजीज़ जो है अपीयर होती है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया या नर्व जो है अफेक्ट होती है और पूरा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो माइंड को हम स्टडी करने जा रहे हैं एंटीमोनियम क्रूडम के, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मेडिसिन का। तो इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि पेशेंट जिनमें एंटीमोनियम क्रूडम के सिम्टम पाए जाते हैं वो शुरुआत में किस तरह की पर्सनैलिटी होते हैं। तो बेसिकली वो बहुत ही काइंड हार्टेड और अच्छे दिल के होते हैं। वो सबसे प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है। लेकिन जब उनकी जीवन की सिचुएशन बदलती है तब उन्हें बहुत सारे बिटर फैक्ट्स का सामना करना पड़ता है, और उसकी वजह से उनका जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ जाता है और वो डिजीज़ हो जाते हैं। मेंटल लेवल पर भी डिजीज़ होते हैं और फिज़िकल लेवल पर भी वो डिजीज़ होते हैं, क्योंकि माइंड हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है और बॉडी भी हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी लाइफ सिचुएशन हो सकती है, प्रोबेबल सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि एक व्यक्ति को एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट बना सकती हैं। गारंटी नहीं है, लेकिन सेम सिचुएशन में कभी कभी दो लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम इस बात को समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति एंटीमोनियम क्रूडम का पेशेंट बन सकता है। तो हमारे लिए आसान हो जाता है पेशेंट को आइडेंटिफाई करना कि वो डिजीज़्ड मतलब कौन से रेमेडी से बिलोंग करता है, किस रेमेडी को दे के पेशेंट ठीक होगा। तो जो लाइफ सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो एक बहुत ही अच्छे हंसते खेलते फैमिली में पैदा हुआ है, और एक जॉइंट फैमिली है जिसमें कि चाचा चाची हैं, बुआ है, और मतलब फैमिली के बाकी लोग हैं, और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं, सभी उसकी बहुत केयर करते हैं। इवन मम्मी पापा कई बार बोलते हैं कि हम तुम्हें खिलौना नहीं दिलवाएंगे, हम तुम्हें चॉकलेट नहीं दिलवाएंगे, हम तुम्हारे लिए ये सब नहीं करेंगे। लेकिन जो चाचा चाची हैं वो बहुत प्यार दिखाते हैं, वो मतलब जो भी डिमांड है वो पूरी कर देते हैं। तो बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है कि वो ऐसे परिवार में रहता है जो सभी उससे प्यार करते हैं।
और इन टर्न क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है तो वो भी बहुत प्यार करता है। मतलब वो कोई फ़र्क नहीं करता अपनी माँ में या अपनी चाची में या अपने पिता में या अपने चाचा में। तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से जो पेशेंट है बहुत हैप्पी रहता है, बच्चा बहुत हैप्पी रहता है। तो वो पेशेंट नहीं होता, वो खुश होता है। लेकिन लाइफ सिचुएशन हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं होती, तो परिस्थितियाँ बदलती हैं और हर किसी इंसान के जीवन में बदलती हैं, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताना चाहूँगी, एक बात बताना भूल गई कि ऐसी सिचुएशन पूरी फैमिली में बहुत इंजॉय कर रहा है बच्चा, बच्चे को कुछ पता नहीं है कि इतनी इम्पोर्टेंस उसे क्यों दी जाती है, इतना प्यार सब उसे क्यों करते हैं, वो नहीं जानता। एक्चुअली उसके पिता जो है फैमिली में सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से उनकी इम्पोर्टेंस फैमिली में बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से क्योंकि उनके पिता की पोजीशन अच्छी है, इसी वजह से बच्चों को भी उतना ही प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, फैमिली में भी सब बहुत मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन लाइफ सिचुएशन बदलती है और उसके जो पिता हैं उसका बिज़नेस में भारी लॉस हो जाता है और बिज़नेस खड़ा करने की स्थिति अब नहीं रह जाती, बिज़नेस बंद करना पड़ जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि अभी तो बुरा वक्त है, परिवार को साथ देना चाहिए, लेकिन परिवार उल्टा काम करता है, परिवार दोष देने लगता है। तुमने ही गलती की थी इसीलिए ऐसा हुआ, तुमने हमारी बात मानी होती तो ऐसा होता वैसा होता, इस तरह से ब्लेम्स जो है शुरू हो जाते हैं और आपसी कलह जो है फैमिली में स्टार्ट होते हैं। और जो लोग बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे उनके बच्चे के साथ भी, उस लड़के के साथ भी, उनका व्यवहार भी सडनली बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि अब वो उसका जो पिता है वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहा है और लोग सेल्फिश होते हैं, तो इस वजह से लोग उनसे डिटैच होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। अब ये सिचुएशन देख करके जो बच्चा है उसके दिल पे बहुत गहरी चोट लगती है। वो देखता है उसके पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं फैमिली वाले, उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके साथ उसके छोटे भाई बहनों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो इसका असर उसके दिल पर, दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। देखिए, हर व्यक्ति अलग है, जो इंसान जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सिम्टम्स है वो आएंगे। जैसे कि इंसान बहुत अच्छे दिल का है तो उसको उसके जज्बात पे चोट लगेगी। अगर एक इंसान मनी मैटर्स को लेकर के या ये खरीद नहीं पा रहा है सामान, या वो ये खिलौने नहीं खरीद पा रहा है, ये इच्छाओं का है तो क्वेश्चन, तो फिर पेशेंट किसी और डायरेक्शन में जाएगा, वो कोई और रेमेडी का पेशेंट हो जाएगा। तो क्योंकि ये अच्छे दिल का है और बहुत अच्छे दिल से बहुत प्यार किया है उसने अपनी फैमिली को, अब उनका जो दुर्व्यवहार है, डिसअपॉइंटमेंट है, वो उसे सहन नहीं हो रहा है, रिजेक्शन सहन नहीं हो रहा है, तो ये जो सिचुएशन है उस बच्चे को धीरे धीरे करके डिजीज्ड बना देती है। उसे सभी बहुत सताते हैं, उसकी फैमिली को बहुत सताते हैं, तो उसके दिमाग में एक अलग ही इमेज तैयार हो जाती है। पहले एक परफेक्ट फैमिली पोर्ट्रेट थी उसकी लाइफ में कि सब बहुत अच्छे हैं, अब जस्ट उल्टा हो जाता है और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से एंटीमोनियम क्लोडम को फिट्स ऑफ एंगर आते हैं, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। एंटीमोनियम क्लोडम इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कोई अगर उससे कुछ कह दे तो वो उससे और उसके मन के खिलाफ है तो भी उससे बर्दाश्त नहीं होगा। इवन कोई अगर उसके सामने आके खड़ा भी हो जाए ना और कुछ देर तक उसको देख ले तो उसको लगता है ज़रूर ही मुझे परेशान करने आया है, मुझे या तो हर्ट करेगा या अपने मतलब से आया है या मुझे सताएगा, तो इस वजह से वो गुस्से में आ जाता है। और गुस्से में केवल आता है, यहीं तक बात नहीं रुकती है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, उसका बीपी बढ़ सकता है, उसका हार्ट रेट बढ़ सकता है, उसकी आवाज़ जो है वो जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। बच्चों में भी, छोटे बच्चों में जो जेनेटिकली इस तरह का नेचर लेके आता है गुस्से वाला, उसमें जो खास एंटीमोनियम क्लोडम जो वो बच्चा रहेगा, उसे अगर कोई घूर के देख दे कुछ देर तक तो बच्चा चट से मारेगा। इस ऑफकोर्स वो डिजीज होगा तभी वो ऐसा करेगा। तो इस तरह की जो स्थिति है होती है एक बच्चे में भी और एक बड़े में भी होती है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं वो मनाते हैं, बहुत सारे होम्योपैथ्स ये मनाते हैं कि एंटीमोनियम क्लोडम पेशेंट उनके यहाँ ना आए, क्योंकि क्या पता किस बात को लेकर के वो हर्ट हो जाए, किस बात को लेकर वो चुभ जाए उसे और वो पता नहीं मतलब ज़मीन सर पे उठा नहीं, आसमान सर पे उठा ले, इस तरह की सिचुएशन जो है हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सावधानी के साथ इनके साथ टैकल करना पड़ता है। प्लस ये जो पेशेंट होते हैं ना, वो जब मतलब वो व्यक्ति जब डिजीज हो जाता है तो अकेला रहना चाहता है। क्यों अकेला रहना चाहता है? अकेले रहने में कोई उसे तंग नहीं करेगा, कोई उसे हर्ट नहीं करेगा, किसी भी तरह से उसके इमोशंस को चोट नहीं पहुँचेगी, तो अकेले रहने में वो कंफर्टेबल है। कोई आता है वो दुखी हो जाता है, बिस्तर पे पड़ा रहेगा क्योंकि वो डिप्रेस्ड हो चुका है, हताश हो चुका है, लोगों से एकदम निराश है, उसका दिल टूटा हुआ है,
तो वो एकदम बिस्तर पे पड़ा रहेगा, अकेले रहना चाहेगा, कोई डिस्टर्ब करे उसको बर्दाश्त नहीं होगा, कोई उसकी बात का विरोध करे उसको सहन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ होती हैं। प्लस वो अपने एक इमेजिनरी और एक फैंसीफुल एक इमेजिनरी दुनिया बना लेता है। जैसे कि अगर वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब वो अगर अपनी फ्यूचर वाइफ को इमेजिन करेगा तो कैसे इमेजिन करेगा? ऑफकोर्स जस्ट अपोजिट टू देयर फैमिली जो है इतनी धोखेबाज है, बहुत अच्छे दिखाती है लेकिन है नहीं, और गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है। तो ऑफकोर्स वो एक आइडियलिस्टिक वूमन चाहेगा अपनी लाइफ में जो एकदम परफेक्ट हो, जो कि मतलब बहुत अच्छी हो, काइंड हार्टेड हो, और मतलब वह धोखा ना देती हो, एक चेहरे पे दूसरा चेहरा ना हो, मास्क फेस पर्सनैलिटी ना हो, इस तरह की पर्सनैलिटी वो चाहेगा, परफेक्शन। और वो उसी ख्यालों में डूबा रहेगा। आप बुक में देख सकते हैं, उसमें है सेंटिमेंटल है। आप मटेरिया मेडिका में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वो सेंटिमेंटल होता है, मून लाइट में वो रोमांटिक हो जाता है, वो शायरियाँ करता है, ये सब उसमें दिया है, बुक में दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से करता है। अब ये है उसका मेंटल स्टेट, उसको फिट्स ऑफ एंगर आते हैं, ये सबसे बड़ा सिम्टम है उसका। अगर गुस्सा नहीं है तो एंटीमोनियम क्रूडम पेशेंट हो नहीं सकता है, इसलिए गुस्सा उसमें ज़रूरी है, बहुत तेज़ गुस्सा होता है उसका। तो ये है उसका माइंड। अब अगर हम बात करें कि इसमें जो रूब्रिक्स हैं, अब माइंड तो सेम ही है, माइंड में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं रूब्रिक्स एक बार बता देना चाहती हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए कि क्या क्या रूब्रिक्स रेपर्टरी में दिए हैं रिगार्डिंग एंटीमोनियम क्रूडम। यानी मैंने कुछ भी जो भी बोला है अपने मन से कुछ नहीं कहा है, सब दिया है, रेपर्टरी में दिया, सर्च करना पड़ा, मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये पेशेंट जो है वो अफेक्शनेट है बेसिकली। तो मैंने कहा आपसे सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी है, वो रूब्रिक है अफेक्शनेट। फिर इसमें है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर ग्रीफ। मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स मतलब होता है कॉजेशन, तो किस वजह से जो है पेशेंट डिजीज़ होता है, तो वो है गुस्सा, दुख, है ना। फिर है एंगर चिल्ड्रन इन, मैंने बच्चों के बारे में भी आपको बताया कि बच्चों में कैसा गुस्सा होता है। फिर कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अपनी बातों का विरोध वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये बात मैंने आपको बताई अभी भी। फिर कंपनी एवर्जन टू, यानी कंपनी बिल्कुल नहीं पसंद करता है, अकेले रहना चाहता है, मैंने आपको बताया। फिर कंप्लेनिंग, हर बात को लेकर के चिकड़ चिकड़ करता रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, एंग्शियस रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, सब मैंने आपको बताया। फिर डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, मतलब डिस्टर्ब नहीं रह कोई करे उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ख्यालों में खोए रहना, एब्जॉर्ब पर्सनैलिटी होती है, मतलब किसी डीप ख्यालों में खो जाना, इसको कहते हैं एब्जॉर्ब होना। तो वो एब्सेंट माइंडेड नहीं होता है। सपोज आपके सामने वो बैठा है तो हो सकता है किसी गहरे ख्याल में वो खोया रहे, आप उससे बात कर रहे हैं, आप उसको बुला रहे हो लेकिन वो सुने ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ नोटिस करने वाली होती है पेशेंट में। फिर बेड, रिमेन्स इन बेड डिजायर्स टू, मैंने बताया था लेटे रहना चाहता है। फिर एमोरस होता है। फिर फैंसीफुल, मैंने बताया फैंसीज एक्सॉल्टेशन ऑफ, ये भी रूब्रिक है। फिर फियर अप्रोचिंग अदर्स ऑफ, फियर अप्रोचिंग क्यों है अदर्स ऑफ, क्योंकि वो सेंसिटिव है, उसे लगता है कहीं कोई सा हर्ट ना कर दे, क्योंकि जैसे ही वो हर्ट होगा मेंटली भी डिस्टर्ब होगा, प्लस फिजिकली भी बहुत झेलने लगेगा, उसके अंदर सारे सिम्टम्स आने लगेंगे, तो वो उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो गले की हो, चाहे वो सिर की हो, बॉडी की कोई भी पार्ट की, तो वहाँ पे उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो डरता है कि कोई उसके पास ना आए। फिर चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू हैव एनी वन कम नियर देम, ये तो मैंने आपको बताया है। डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग से वो डरता है कि आगे उसका क्या होगा, पता नहीं कैसी बीमारी उसको होगी, थोड़ा डरता तो है ही। कोई भी पेशेंट जो डिजीज़ हो जाएगा उसको ऐसा लगेगा, और अगर ज़्यादा एडवांस हो गया डिजीज़ तो ये फील होना बड़ी बात नहीं है। फिर टच ऑफ बीइंग, मतलब इवन बच्चा टच करना भी पसंद नहीं करता, ये कोई उसको टच करे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अनलिमिटेड सिम्टम्स हैं, और ये सब काम के हैं, ये आपको खुद स्टडी करना होगा। मैंने आपको इसकी आत्मा समझाने की कोशिश की है कि इस मेडिसिन का सोल, इसकी आत्मा किधर मौजूद है, कौन सा बेसिक पॉइंट है जिससे आप कंफर्म हो सकती कि एंटीमोनियम क्रूडम है। बाकी फिजिकल सिम्टम्स आप मटेरिया मेडिका से ईजिली पढ़ सकते हैं, वो तो ईजिली अवेलेबल है मार्केट्स में, आप खरीद के पढ़ सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और
इस व्यक्ति को लास्टली जो ब्रेन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफ़िकल्ट होता है, यानी ये कुछ भी पढ़ेगा, कुछ भी करेगा तो ये फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब्ड है या फैंसीफुल ख्यालों में खोया रहता है। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड भी इसका होता है, क्योंकि जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ता है ये वीक होने लगता है, और वीकनेस से कन्फ्यूजन ऑफ माइंड होना, लॉस ऑफ मेमोरी होना या लैक ऑफ मेमोराइजेशन पावर होना, तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। फिर एंग्जाइटी, पेशेंट एंग्जाइटी का शिकार होता है। एंग्जाइटी की सारी प्रॉब्लम्स, जो भी सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के, वो पेशेंट में आते हैं। फिर अगर हम बात करें फिजिकल सिम्टम में क्या खास है, एंटीक्रूडम के पेशेंट में सबसे पहले आप जीभ चेक करें, उसका जीभ में वाइट कोटेड लेयर आपको मिलेगा अगर वो एंटीक्रूडम का पेशेंट है तो। दूसरी चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट मिलेगी वो है कि ये एम्बीथर्मल है, इसे हीट और कोल्ड दोनों से ही तकलीफ होती है, यानी ये इतना सेंसिटिव हो जाता है कि अगर ये सूरज धूप में चला जाए सपोज़, तो उससे इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या तो इसका बीपी बढ़ जाएगा, या सिर दर्द हो जाएगा, या पेट ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या उसकी आवाज़ चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। चली जाएगी इन द सेंस उसकी गला बैठ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, इसमें नर्व भी अफेक्टेड है, इसलिए पैरालिसिस का भी खतरा होता है। बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए या बहुत ज़्यादा फिट ऑफ एंगर आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति लॉज कर सकता है। फिर अगर हम बात करें तो मैंने बताया हीट ऑफ सन से इसको तकलीफ़ है, तो कोल्ड से भी से तकलीफ़ है। कई बार पेशेंट आपको आके बताएगा कि वो जो है वो नहाने गया, उसने सिर धोया ठंडे पानी से, और उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम उसकी स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ें भी पेशेंट के अंदर आ सकती है, तो आपको इंक्वायरी करनी होगी। फिर पेशेंट जो आपके केबिन में आएगा ना, वो मोटा तगड़ा होगा, मतलब पतला आपको बहुत रेयर मिलेगा। एंटीक्रूडम के पेशेंट्स मोटे ज़्यादातर आपको मिलेंगे, क्योंकि पेशेंट में ना अनलिमिटेड भूख होती है, ऑलवेज भूखा रहता है। उसका कारण है कि उसका जीआई ट्रैक हो, चाहे लीवर हो, वो सब अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को जा नहीं रहा होता। और जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो होगा क्या, आप रिजल्ट समझ सकते हैं कि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो व्यक्ति कमज़ोर होने लगेगा, यानी कि फैट तो बॉडी में लगातार जा रहा है बार बार खाने की वजह से, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, इसी वजह से भूख बार बार लग रही है। तो इसी वजह से पेशेंट मोटा होता जाता है, यानी बार बार उसे हर 2 घंटे में भूख लग जाएगी, उसे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वीकनेस फील कर रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो कोई जानबूझे कुछ नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से वो मोटा हो जाता है एंटीक्रूडम का पेशेंट। फिर इसे जो खुली हवा है इसमें अच्छा लगता है पेशेंट को, और इसे रेस्ट करने पे अच्छा लगता है। वीकनेस फील करता है तो आराम करता है, तो इसको अच्छा महसूस होता है। तो ये एक जनरल व्यू था मेडिसिन का, जो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे कि कॉर्न्स हो जाते हैं लोगों को, पैर में गट्टे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है, लेकिन ऑफकोर्स सिम्टम मैच होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में, आप जानते हैं कि यहाँ पे बीमारी के नाम पे नहीं, सिम्टम की बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। या माइंड आपको मैच कराना होगा, फिजिकल जनरल्स यानी कि थर्मल, हाँ, डिज़ायर्स, एवर्जन्स, जैसे कि इसमें डिज़ायर होता है एसिड एंड पिकल्स जो है इसे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये चीज़ें जो है आपको नोटिस करनी होगी पेशेंट में, उसका जीभ देखना होगा, उसकी पूरी जनरलिटी या मोडालिटीज़ जो इंपॉर्टेंट मोडालिटीज़ सबको देखनी होगी, मैच करानी होगी, तभी आप पेशेंट को दे सकते हैं। और एक और चीज़ है कि व्हेन सिम्टम्स अपीयर दे चेंज लोकेलिटी। कोई भी सिम्टम अपीयर होता है, सपोज कोई दर्द है तो वो अपनी लोकेलिटी बदल लेगा। तो इस तरीके के सिम्टम जो है पेशेंट में होते हैं। तो आई होप मैंने कोशिश की कि इस होम्योपैथी की आत्मा आपको समझा सकूं, मेडिसिन की सोल, क्योंकि बाकी सब तो समझा जा मतलब पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो आत्मा होती है वही मेन होती है, जिसके इर्द गिर्द पूरा सिम्टम्स घूम रहे हैं। अगर आत्मा मेल खाती है ना, तो आप कॉन्फिडेंट होकर मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। बाकी चीज़ों को ऑफकोर्स मैच कराइए, लेकिन पहले आपको उसकी आत्मा को समझना ज़रूरी है। तो आई होप मैंने कोशिश की है, पता नहीं कितनी सक्सेसफुल हुई, लेकिन मैंने तो अपना पूरा एफर्ट दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।